दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था जिसमें 75 साल पार करने के बाद कोई भी नेता एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा बल्कि वो एक मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। अब पीएम मोदी खुद आज की तारीख में 73 साल के हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव में जाते हैं और उसके बाद इन 2 सालों के बाद उनकी क्या प्लानिंग है, वो कैसे देश की ताकतवर कुर्सी पर बने रहेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या सोचा है, ये आज इस पूरी रिकॉर्डिंग में आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझा तो फिर देश के भविष्य को आप समझ नहीं पाएंगे। पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ, इस वेबसाइट को देखिए आप। और इस वेबसाइट में आपको वो दिखेगा जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, जो मैं आपसे इस बारे में बात करने जा रही हूँ। इसे आप गूगल भी कर सकते हैं। देखिए, ये है bjp.org पेज। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, ये बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वो आम वेबसाइट नहीं है। ये जिसमें आपको तमाम चीज़ें दिखें, ये वो वेबसाइट है बीजेपी की जिसमें आपको मार्गदर्शक मंडल क्लिक करते ही दिखाई देगा। इसमें सबसे ऊपर आपको तस्वीर दिखेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि 73 साल के हैं। उसके बाद आपको तस्वीर दिखेगी इसमें लाल कृष्ण आडवाणी की, जो कि 96 साल के हैं। फिर आपको दिखेगी मुरली मनोहर जोशी की, जो 89 साल के हैं। और फिर राजनाथ सिंह, जो कि आज की तारीख में 72 साल के हैं, यानी कि मोदी जी से 1 साल छोटे। और शायद इसी वजह से वो पूरी तरह रिटायर होने से बाल बच गए। इनके नाम मार्गदर्शक मंडल में है। आपको याद होगा जब ये मार्गदर्शक मंडल बना था तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रिटायर मोड में डालते हुए बिल्कुल किनारे कर दिया गया था। ये बड़े नेता दिल से रोते रह गए, लेकिन मोदी जी का दिल कतई नहीं पसीजा। लेकिन अब जब मोदी जी खुद 75 साल के होने जा रहे हैं 2 साल में, तो क्या प्लान है? अब उन तमाम रिटायर्ड नेताओं की सिर्फ 1 साल में फोटो आती है उनके जन्मदिन पर, जहां मोदी जी मौजूद होते हैं। और मोदी जी ने एक उम्र की सीमा बना दी। उम्र की सीमा से मुझे याद आया एक गाना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब चाहे कोई कुर्सी तो करे केवल षड्यंत्र। जी, ये गाना थोड़ा बदल गया है। मतलब जब मोदी जी ने उम्र की सीमा बनाई तब उसी के साथ उन्होंने एक प्लान भी बना लिया कि कैसे 75 के बाद वो बने रहेंगे देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर। उमा भारती 66 साल की हैं, लेकिन उन्हें उनके उम्र से पहले ही हाशिए पर डाल दिया गया। उमा भारती वक्त वक्त पर अपनी भड़ास निकालती रही हैं। ऐसे में उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी जी कब 75 साल के होंगे ये उनकी डेट ऑफ बर्थ तय नहीं करेगी, बल्कि ये जनता का प्यार तय करेगा। ये किसी तरह से मन में कसोटते हुए इस तरह के शब्दों के साथ उमा भारती ने अपनी बात कही। बहुत खुलकर कहने वाली, बिल्कुल बिंदास तरीके से बोलने वाली उमा भारती यहाँ पर थोड़ा सा बचते हुए निकल गई, लेकिन अपने दिल की बात कह गई। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 75 वर्ष के क्राइटेरिया पर सीधे सीधे तंज किया। चलिए पहले आपको मैं लेकर के चलती हूँ रशिया, क्योंकि इस कहानी का उससे बड़ा लेना देना है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में बताती हूँ। पुतिन 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बने थे। फिर 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन, जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। 26 मार्च 2000 को पुतिन ने पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति बने। रूस का संविधान कहता है कि कोई 2 बार के बाद राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लिहाजा पुतिन को अपना पद छोड़ना पड़ा। पुतिन ने दमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। जी, मेदवेदेव की सरकार में संविधान में संशोधन किए गए और तय किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 4 साल की जगह 6 साल का होगा। यानी राष्ट्रपति के पद से वो प्रधानमंत्री में आए और प्रधानमंत्री पद में आकर उन्होंने बदलाव किया कि पुतिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, इसलिए वो 2012 में तीसरी बार रूस के फिर से राष्ट्रपति चुने गए। 2018 में पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने। 2018 के चुनाव में पुतिन को 75% से ज्यादा वोट मिला था। 2020 में पुतिन एक संविधान संशोधन लेकर आए। इससे उन्होंने 2036 तक राष्ट्रपति बनने की उनको ताकत मिल गई। पुराने कानून की जगह अब नए कानून ने ले ली। समझिए,
इसलिए पुतिन 2024 में 2 बार से ज्यादा चुनाव लड़ सकते हैं। 2030 में अब उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस तरह से चाहें तो वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो ये बात थी रूस में संविधान के साथ छेड़छाड़ करके कुर्सी पाने की। अब बात है भारत की, कैसे मोदी जी अपना प्लान बना रहे हैं। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से। ठीक है सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 24 में जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो 75 में उन्हें कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 75 की उम्र में उन्होंने खुद एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है जिसका हिस्सा ऑफिशियली ऑन वेबसाइट वो हैं। लेकिन क्या वो इसका हिस्सा इसके आगे बनेंगे या फिर आगे ताकत को अपने कंट्रोल में रखने की बात की कोशिश करेंगे? एक बार युधिष्ठिर के पास कोई भिखारी आया तो युधिष्ठिर ने कहा तुझे कल देंगे। भीम नाचने लगा। युधिष्ठिर ने बोला तू डांस क्यों कर रहा है? वो कहता है कि तुम एक ऐसे आदमी हो जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तुम किस भरोसे से कह रहे हो कि कल देंगे? आदमी के स्वास्थ्य का नहीं पता, तो हम 75 साल की और पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर के हाथ में बहुत कुछ होता है, जीवन भी है, और कौन कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है कौन जानता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शक्तिशाली जो तानाशाह था वो जिया उल हक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मिट्टी को भी मिट्टी नसीब। ठीक है सर, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन 75 के बाद क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे फिर? सोचे सोचना हुई जो सोचे लिखवार। अभी कल गुरु नानक देव जी का बर्थडे गया है। वो कहते हैं कि सभी कुछ तो सोचा हुआ नहीं होता ना। तो पहली बात तो यह है कि 2024 में अगर मोदी जी को अपने इनपुट्स में कहीं भी ऐसा लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो चुनाव नहीं होने देंगे, या कहीं ना कहीं उसे टालेंगे या कुछ और करेंगे, क्योंकि ईवीएम जैसी बातें, वो सब बातें बहुत पुरानी हो गई और उसकी कोई संभावना अब नहीं लगती। कभी लगती होंगी या कभी हुई होंगी। उनके पीछे भी जो लोग करने वाले, अगर ऐसा होता है तो उन्होंने आज से 2 साल पहले मोदी जी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगता था, और आज जितने आरोप लग रहे हैं, जितने खुला जनता बोल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, आज एक खेल की जीत हार का भी ठीकरा मोदी जी के सिर पे अगर फोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि माहौल बदल रहा है। और एजेंसियां कब मासेस की मेंटेलिटी को चेंज कर दें, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। हम अब 2012 में दूसरा गांधी समझते थे अन्ना हजारे को, आज वो कहाँ है, और आज उनका पूरा का पूरा आंदोलन कहाँ खत्म हो गया। कभी केजरीवाल जी ने पूरी ऑल ओवर इंडिया में लड़ा था, आज केजरीवाल जी अपनी दिल्ली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं एक बात ये कहना चाहती कि जो हम जिस टॉपिक पर है ना, अगर हम थोड़ा उस टॉपिक के आसपास में रखें, क्योंकि हमारी बातें ना दूसरे सिग्निफिकेंट मोड में जा रही हैं, अभी दूसरी वाली चीजों पे जा रही है। मतलब हम लोग इनडायरेक्ट बात ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा हाँ, ये बिटवीन द लाइन है, समझने वाले समझ सकते हैं। देखिए, जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करने की और संविधान को चेंज करने की बात कर रही थी, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए तो पहले भी बहुत बार विचार हो चुका है। मिसेस गांधी के टाइम में भी बोला गया था एक बार, और कांग्रेस के टाइम में भी बोला गया था। लेकिन फिलहाल संभावना इसलिए नहीं है कि मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इतना हिम्मत नहीं रखते, या कहीं ना कहीं वो इस डर में रहते हैं, उनके ऊपर दबाव इतना है कि वो ऐसा कोई कड़ा कदम ले पाएंगे। दूसरा, राज्यसभा में अभी इतना बड़ा बहुमत नहीं है कि वो 2/3 बहुमत से संविधान में कोई ऐसा बड़ा संशोधन कर लें। तीसरी बात यह है कि जो संविधान की बेसिक्स हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी उससे बंधे हुए हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, उसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन या बहुत उठा पटक करनी पड़ेगी, उसकी संभावना अभी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, इनके ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं लगता कि मोदी जी ऐसा कर पाएंगे। ओके, तो अभी लेकिन जो सुगबुगाहट है इस तैयारी की, क्या वो भी पूरी तरह से निराधार हो सकती है? क्योंकि इस वक्त दिल्ली के लुटियन जोन में जो अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी, ये खबरें आ रही हैं कि ऐसी चीजें आगे हो सकती हैं। तो ये पूरी तरह से मतलब फेरी टेल या पूरी टॉक इन द एयर तो नहीं हो सकता सर?
नहीं, अगर यहाँ क्योंकि तक जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ का सिस्टम है खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे, तो वो तो सबसे पहले भांप लेता है क्या होने जा रहा है। आई एग्रीड मैम, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप इस चीज को भी माने कि जो राजनेताओं को, चाहे वो विपक्ष के हों या नेता हों या जो लुटियन जोन्स के हों, उन तक जितनी सूचनाएं पहुंचती हैं वो रियलिटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सुगबुगाहट हो रही है तो फिर आप इसको लिख कर रख लें कि वो सुगबुगाहट इस भारत में नहीं होगी, उसके लिए पूरे भारत का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, और ईश्वर ना करे कि वो सब कुछ हो जिसका संदेह किया जा रहा है विश्व के अंदर, और विश्व की कुछ ताकतें उस बारे में सोच रही हैं, तो ऐसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। उस संदेश को और उस डर को भी अपने मन में संभाल के रखें कि एज इट इज आज की डेट में संविधान बदल के और एग्जीक्यूटिव पावर्स दे देंगे किसी को भी, उनको प्रेसिडेंट बनाकर या कुछ भी बनाकर, या उसको अमेरिका के सिस्टम पर ले आएंगे, यूएस की डेमोक्रेसी पर ले आएंगे, वो अभी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। जिस कंडीशन में हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हम इतने सारे राष्ट्रों को जोड़कर एक राष्ट्र बने हुए हैं, और उन सबको या तो बिखेर कर दोबारा से रिस्ट्रक्चर करेंगे तब ऐसा पॉसिबल होगा। फिलहाल एज इट इज नहीं होगा। एक संभावना जो आप बता रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे उस जमीन के नीचे जो फल दबे हुए हैं, कंदमूल दबे हुए हैं, वो शायद अभी सामने नहीं आए, और अभी उनको कहने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। जी, मतलब कुल मिलाकर के अगर इस तरह की कोई तैयारी हो भी रही है तो अभी उसके एग्जीक्यूशन पर बड़े सवाल हैं कि कैसे ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन हाँ, और उसके साथ साथ कोई और भी बहुत बड़ी तैयारियां होंगी जिसका अभी जिक्र नहीं होता। जैसे आप देखें कि पिछले कितने कुछ सालों से, जब से ये सरकार आई है, उसके बाद से ही खालिस्तान का भी नाम एकदम उभार में आ गया है। आज फिलिस्तीन की जंग है तो आधी दुनिया फिलिस्तीन के साथ कश्मीर का भी नाम लेने लगी है। उसके अलावा कहीं ना कहीं द्रविड़ नाडु, केरला, तो सुगबुगाहटें तो बहुत सारी हैं। अगर आज नॉर्थ ईस्ट हमसे हिल रहा है, या वहां पर चाइना की दखल अंदाजी बढ़ रही है, तो चाइना, माओ के टाइम से चाइना ने 5 फिंगर्स वाला अपना एक आइडियोलॉजी अपनी बनाकर रखी हुई है। अगर म्यांमार टूट सकता है तो पाकिस्तान भी टूट सकता है, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो सकता है, अफगानिस्तान भी अलग हो सकता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2 साल बाद रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे या फिर वो कुछ और तरीका निकालेंगे ताकत में बने रहने का? देखिए, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी अगले 2 साल के बाद रिटायर होने की जगह वो और बड़े पद में, पुतिन की स्टाइल में, पुतिन प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, तो वो राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर रहेंगे। और उसके लिए उन्होंने मतलब बहुत, सर, एक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर राष्ट्रपति भी बनेंगे वो। देखिए, ऐसा है ना, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी, मैं आपको थोड़ा सा नरेंद्र मोदी के इतिहास में अगर ले जाऊं तो नरेंद्र मोदी के पास कभी कोई काम तो नहीं रहा। वो 3 साल जंगल में रहे, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके अलावा वो जो राम मंदिर का आंदोलन था, इसमें थोड़े समय में तो वो उनके लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पर थे, उसके बाद गायब हो गए। क्या आपको ये कोई खबर मिलती है विनीता जी कि नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव लड़ने के पहले क्या कभी राम मंदिर गए? राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन था, वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी थे, उमा भारती थे, साध्वी रितंबरा थी, बहुत सारे लोग थे, मुरली मनोहर जोशी थे, मैं भी वहां पर था आपके आज तक के जो संस्थापक हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ। तो लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी कहीं नहीं दिखे। तो नरेंद्र मोदी मुख्य चीजों से हमेशा गायब रहे। वो जो आंदोलन में कहते हैं बड़े क्रांतिकारी, कभी हिस्सा नहीं लिया। दूसरा एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इमरजेंसी में भी जेल नहीं गए, इनके जेल जाने के कोई प्रमाण नहीं। ये राम मंदिर तब गए जब ये उत्तर प्रदेश में नामांकन कराने गए। तो इनको लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार कोई राजनीतिक काम दिया उत्तर प्रदेश में, उसमें सॉरी गुजरात में मुख्यमंत्री बना के भेजा। जब से इन्हें पहला काम मिला, राजनीतिक काम मिला, संवैधानिक काम मिला,
उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर न देखना शुरू किया। साथ में इसके पीछे एक भावना यह भी है कि ये पदों पे रहना चाहते हैं और शायद पद से वो सेवा करना चाहते हैं। किसकी करना चाहते हैं, कारपोरेट की, मित्रों की, देश की, ये तो वही बता सकते हैं। तो उसके लेकिन लिए हमारे राष्ट्रपति कैसे बनेंगे सर उसके लिए, मतलब इसका कोई प्रोसेस में, क्योंकि पहली बार अगर ऐसा हुआ तो पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा। देखिए ऐसा है ना, इनके पास इस समय राज्यसभा में, देखिए एक चीज और भी है, बहुत अच्छी बात आपने लेके, राज्यसभा में भी थोड़ा सा इनके पास बहुमत है ना, थोड़ा इधर लोकसभा में तो है ही है। तो संविधान पे ये परिवर्तन ला सकते, संविधान में परिवर्तन इनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। कई प्रांतों में अभी इनकी सरकार है, लेकिन एक काम मुश्किल पड़ेगा, ये काम इन्हें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 प्रांतों में जब ये हारेंगे तो फिर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बदल जाएगा, वो राज्यसभा में थोड़े पीछे चले जाएंगे। इसलिए संविधान बदलने में इन्हें संख्या की अड़चन तब आएगी अगर इन्होंने जल्दी काम नहीं किया। तो अगर ये राष्ट्रपति बनना चाहेंगे और संविधान में परिवर्तन की कोई गुंजाइश, मेरे ख्याल से तो गुंजाइश ऐसी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी 5 प्रांतों और उसके बाद चूंकि इंडिया अलायंस बन चुका है, तो पूरे देश में और भी सदनों में, विधानसभाओं में, इन सब जगह पर सिर्फ भाजपा का ही बहुमत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये संविधान बदलने में कामयाब होते हैं और पुतिन की स्टाइल में ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, और उसके लिए दिखता है, अभी मुझे समझ नहीं आया, तेजस जो लड़ाकू विमान है उस पे जो है ऐसा ड्रेस और हेलमेट और वो सारा पहन के वेल ड्रेसअप होकर गए। देश में, देश के बाहर भी इन्होंने ये पोस्ट करने की कोशिश की कि मैं सबसे बड़ा राजनयिक हूँ। कई बार इनके मुंह से ऐसा निकलता भी है कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो ये कहना चाहते हैं, और ये अक्सर कार्यक्रम देते हैं, अक्सर अपनी बातों में बोलते हैं कि 2025 तक या 26 तक हम देश में ये कर लेंगे। हाँ सर, लेकिन जो अभी आपने बताया कि मतलब ये अगर राज्यसभा में नंबर अपना गणित बढ़ा लेते हैं तो ये कर सकते हैं, अगर ये राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर रशिया वाले मॉडल के साथ में इनकी चीजें मैच हो जाएगी, जैसा अभी हमने बताया भी था अपने वीडियो में कि किस तरह से पुतिन राष्ट्रपति थे, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति बन गए, और अब 2036 तक का रास्ता साफ हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना एक लंबा सफर जो है वो तय कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि क्या हमारा संविधान उनके आड़े नहीं आएगा? बिल्कुल आड़े आएगा, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से, आप सबको पता है कि आज भी बावजूद तमाम तानाशाही के, वर्तमान सरकार की तानाशाही के, आज भी उनको संविधान अपने उसमें फंसा ही लेता है, और संविधान एक सीमा के बाद राजनेताओं को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती है। तो जहां तक अभी आपके सामने सारे आंकड़े हैं कि इन्होंने राज्यसभा में प्रस्तुत किया महिला बिल, अभी वो राज्यसभा में ही अटका है, अभी वो आगे आएगा, अगले सत्र में लोकसभा में आएगा, उसके बाद और भी प्रांतों से उसको पास कराना होता है। ये जो कानून में परिवर्तन आता है उसको कई प्रांतों से पास कराना, आधे से अधिक प्रांतों में, वो संख्या क्या इनके पास बचती है? तो अगर ये राष्ट्रपति का, देखिए पुतिन के पास अलग बात थी, पुतिन के देश के संविधान में थोड़ा बहुत अलग है हमारे देश से। हमारे यहाँ तो बड़ा बाबा अम्बेडकर ने और उनकी 200 से लगभग टीम ने बड़े अजीब से उन्होंने राजनेताओं को फांस कर रखा है कि राजनेता अपनी मनमानी तानाशाही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमको राष्ट्रपति बनना है तो वो कई बार मनमानी चीजें भी करते हैं, शोर मचता है, और वो कानून कितना बार हुआ इन 10 सालों में कि अचानक लोकसभा में और राज्यसभा में शोर मचा और मालूम पड़ा ये कानून पास हो गया, हाथ उठा के पास हो गया, ये हो गया। तो कई बार हाथ उठा के पास कर देंगे और कानून में संशोधन कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या रहेगा रवैया उस समय। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितने आसानी से पुतिन ने सोचा। और पुतिन, देखिए रूस की जनता ने पुतिन की तानाशाही को स्वीकार भी किया। एक चीज तय बात है, देखिए ये बहुत भारी बात है, अंतर सा हुआ ये भारत और रूस में। रूस कम्युनिस्ट देश है, रूस ने पुतिन की तानाशाही को एक्सेप्ट भी कर लिया। कम्युनिस्ट देश जो है तानाशाही को कमोबेश उनकी आकांक्षा में भी कहीं ना कहीं शामिल होता है। लेकिन
भारत का जो ताना बाना है वो किसी भी तरीके से नेक निर्भया के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है बवाल हो जाता है। कानून बदलना पड़ता है सुशील कुमार शिंदे को, और हवाई जहाज से उसे सिंगापुर भेजना पड़ता है। एक लड़की, हालांकि ये साधारण बात नहीं कि एक लड़की, लेकिन हुआ था ये। तो कानून इतना हमारा बांध कर रखा है कि आप उसमें हर हर्जा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपके पास मौका था, इनके पास मौका था जब कुछ ज्यादा सरकारें थी, इनकी प्रांतों में ज्यादा सरकारें थी। अब तो इनके पास मेरे ख्याल से 3 तारीख के बाद ये मौका भी चला जाएगा, लेकिन फिर भी हाथ उठाकर या कुछ ऐसा करके वे अगर संशोधन ला के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, बड़ा शर्मनाक होगा, भारत के लिए बहुत शर्मनाक होगा कि पद पर अरे भाई हिंदू सरकार हैं आप, हिंदू सरकार, हिंदुओं के यहाँ वानप्रस्थ आश्रम दिया है। 60 साल के बाद बोलते हैं या 70 साल के बाद आप वन गमन करिए, वन गमन ना जाइए तो बाकी ये सारी आकांक्षाओं से थोड़ा किनारे हो जाइए। तो आप तो आप तो हिंदू सरकार, हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, बजरंगबली चिल्लाते हैं, महादेव चिल्लाते हैं, राम चिल्लाते हैं, सब चिल्लाते हैं। तो आप हिंदुओं का वानप्रस्थ आश्रम नहीं स्वीकार करेंगे, फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे। अंतिम बात, क्या ये डर है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी, ये देखिए ये बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि उनके किए काम कुछ ऐसे रहे हैं और रहे हैं कि जिनकी वजह से आगे आने वाली सरकार उनको कोर्ट में ले जाएगी, उनको सजा देगी, ये सब करेगी। तो ये वैसे मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का निरर्थक दर्द है, उनके अंदर का पाप, मैं पाप शब्द नहीं बोलूं, थोड़ा लाइट कर दूं तो वो बोल रहा होगा। सर, ये जो सुबगाहट है ये क्या वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हमारे संविधान में तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हुए फिर प्रधानमंत्री हुए फिर प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो इसमें कोई रुकावट है संवैधानिक तौर पर? नहीं, इस सवाल के जवाब से भी बेहतर होगा कि पहले ये सोचें कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं मोदी जी। उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन, तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया के अंदर साम्राज्य थे, अलग अलग एम्पायर्स थी, सल्तनतें थी, और उसमें भी उस्मानिया सल्तनत सबसे बड़ी थी। तो जो डीप स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल डीप स्टेट्स हैं, वो उनके कब्जे से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, जिसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लीग ऑफ नेशंस को सक्सेस नहीं कर पाए। तो उसकी कंटिन्यूटी में लोग कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, मैं मानता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंटिन्यूटी में था, जिसके बाद से एक वर्ल्ड ऑर्डर सबके ऊपर लागू किया गया और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट लिया गया। आपस में ताकतवर स्टेट्स जितनी भी थी, क्या उसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, और ब्रिटेन के ही पार्ट अमेरिका है, या दूसरी साइड में रशिया और कम्युनिस्ट कंट्रीज थी जो सोवियत थे। इन्होंने पूरी दुनिया को अपने अपने हिस्सों में बांट लिया और अपना उन्होंने एक शासन प्रणाली चालू कर दी। लेकिन उसके साथ ही ब्रिटेन ने, या वो डीप स्टेट जो ब्रिटेन से आज भी काम करता है, उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी लागू की जिसमें से वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम था, वो सभी देशों ने लागू किया। ज्यादातर देशों ने जो वेस्ट के या डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, कम्युनिस्ट नहीं थे। और बैंकिंग और वर्ल्ड के जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो आज तक उन लोगों ने अपने हाथ में रखी। आज भी डॉलर एक हथियार की तरह यूज होता रहा। पिछले कुछ समय में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोदी जी ने कई बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया है। और आज गजा में जो कुछ हो रहा है या पूरी दुनिया में 5 जगह जो जंगें चल रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जद्दोजहद है, जिसको 100 साल पूरे हो गए थे। उसमें टर्की का भी इन्वॉल्वमेंट है, फ्रांस का भी है, रशिया का भी है, और अरेबियन कंट्रीज का भी है, जिनको आज ईरान और सऊदी अरब लीड कर रहा है। तो हम उसमें कहाँ खड़े होते हैं? और ये वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों फेल हो गया, इसको देखने के लिए एक तो आप साउथ एशिया की, जब हम डेमोक्रेसीज में जाते हैं तो पाकिस्तान हमारे साथ वाला या हमारा ही हिस्सा रहा कभी,
वो वेस्टर्न पावर का सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट चलाने वाली कंट्री है। जो भी नए प्रोजेक्ट चलाने या बनाने होते हैं वो सबसे पहले वहां चला के देखे जाते हैं या चलाए जाते हैं। और उसी में आप देख रहे होंगे कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर दिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध बगावत के, गद्दारी के और आतंकवाद के आरोप लगा के उसको 200 मुकदमों में बंद किया गया है। कोर्ट से भागा हुआ मुजरिम, अपराधी, जी जी, उसको वापस बुला के उसको सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है। तो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती थी कि हमारे जैसी कंट्रीज का जब भी नेचुरल रिसोर्सेज डीप स्टेट ने, वर्ल्ड पावर ने लूटना होता था तो उनको मल्टी पार्टीज में बहुत सारी परेशानियां आती थी। अगर सेंटर ने बोल दिया कि हाँ हम इसको एग्री करते हैं, पार्लियामेंट ने बोल दिया, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव्स हैं उन्होंने प्रॉब्लम कर दी। जो छोटे छोटे दल हैं, अगर यूपी में कोई खदान लेनी है तो मोदी जी ने यस कर दिया तो अखिलेश यादव ने उस पर, मायावती ने या जो भी वहां के पार्टीज रही हों उन लोगों ने अपने ऑब्लिगेशंस और अपनी दिक्कतें सामने पैदा कर दी। तो उसको लेके वर्ल्ड पावर चाहती है कि एक ऐसा सिस्टम लागू हो जाए जिसमें एग्जीक्यूटिव्स और मैक्सिमम पावर्स एक सेंटर के हाथ में रहें और उसकी कलम में ताकत हो। आज अगर मोदी जी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। अगर वो सेना को एकदम ब्लाइंड कोई ऑर्डर दे देते हैं कि आप जाएं और सीधा हमला कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है और खासकर भारत जैसे। मोदी जी भी राष्ट्रपति बनकर प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और वो पद जो देश में सबसे सर्वोच्च पद है लेकिन सिर्फ फोटो ऑप बनकर रह गया था, उसे वो शक्तिशाली बनाएंगे। उस पद को शक्तिशाली बनाकर खुद शक्ति पाएंगे। मोदी जी की प्लानिंग की वाकई में दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने आवाज उठाने वाले नेताओं को कैसे निष्क्रिय किया। कभी कोई कुछ बोल ना सके, किसी को गवर्नर बनाया तो कहीं किसी को दूर जगह भेज दिया। जैसे वेंकैया नायडू, सुमित्रा महाजन, भगत सिंह कोश्यारी, कलराज मिश्र और कई सारे नाम। यूं तो अब कई नाम ऐसे हैं जो बीजेपी में मोदी जी की जगह ले सकते हैं आज भी, लेकिन मोदी जी सबको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। इसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।